नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स मंत्रा में। आज की डेट है 8 जून 2023। आइए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ग्राउंड लेवल ओजोन की। इसे समझने से पहले आप ओजोन की फॉर्मेशन समझिए। देखिए, जो आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है यानी O2, जब ये एक नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इससे फॉर्म होती है आपकी O3 यानी कि ओजोन। अब ये जो ओजोन है एटमॉस्फेयर के अंदर दो लेवल पे देखने को मिलती है। एक तो ट्रोपोस्फेयर के लेवल पे और दूसरा आपको देखने को मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर के लेवल पे। अब यहां इन दोनों के बारे में एक चीज याद रखना, जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है उसे कहा जाता है बैड ओजोन या ग्राउंड लेवल ओजोन। ग्राउंड लेवल ओजोन। ये दूसरी जो ओजोन है स्ट्रेटोस्फेयर में मिलने वाली, इसे कहा जाता है गुड ओजोन। अब इसे गुड ओजोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, जो सनलाइट धरती के ऊपर आती है, इस सनलाइट के अंदर प्रेजेंट होती है आपकी यूवी रेज। अब ये जो यूवी रेज हैं, अगर ये धरती पे पहुंच जाए तो प्लांट्स की लीफ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस जैसे जो प्रोसेस हैं उनमें कमी आ जाती है। इसके अलावा अगर ये ह्यूमंस की स्किन के ऊपर पड़ती है लाइट, तो इससे स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो यहां पर आपको समझना होगा कि ये जो ओजोन है जो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, ये बेसिकली आपकी इस बीमारियों को रोकने का काम करती है। तो इस वजह से इसे नाम दिया गया गुड ओजोन। ऑल्दो कुछ केमिकल्स की वजह से इसकी कंसंट्रेशन कम हुई, जिसकी वजह से आपको वियना कन्वेंशंस देखने को मिले, या आप ये कह सकते हो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली अमेंडमेंट जैसी चीजें देखने को मिली। फर्दर जब हमें कभी टाइम मिलेगा तो हम इन्हें भी डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप याद रखना कि वियना कन्वेंशन प्लस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली अमेंडमेंट, ये तीनों ही डील करते हैं आपके स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन से, ट्रोपोस्फेरिक नहीं। अब ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को बैड ओजोन क्यों कहा जाता है? देखिए, इसे बैड ओजोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे जो लंग्स हैं, इन्हें ये परमानेंटली डैमेज तक कर सकती है, तो जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि जो अस्थमा जिन लोगों को है, उनकी परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती है, उन्हें सांस लेने में और ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इस वजह से इसे कहा जाता है बैड ओजोन, क्योंकि ये लंग्स को बुरी तरह से डैमेज करके क्रॉनिक लंग्स की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब यहां आपको ये तो पता लग गया इसे बैड ओजोन कहते क्यों हैं। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है इसे समझें आप। देखिए, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है एयर के अंदर, या आपके वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जब ये रिएक्ट करते हैं आपकी सनलाइट के साथ, इससे फॉर्म होती है आपकी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। अब ये जो ओजोन है, इसके लिए एक कंडीशन ये है कि सनलाइट होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि आपको एक स्टेबल एयर मास चाहिए यहाँ पे। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अब यहां हम बात कर लेते हैं कि एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी रिसेंटली सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के द्वारा, जिसमें यह बताया गया कि दिल्ली के अंदर 92 डेज के अंदर 87 डेज ऐसे थे जहां पर ओजोन की जो कंसंट्रेशन है ग्राउंड लेवल ओजोन की यानी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की, वो काफी ज्यादा देखने को मिली, खासकर साउथ दिल्ली वाले एरिया में। ये यहां पर क्रॉनिकली इफेक्ट कर रहा है लोगों को। इसके अलावा एक रेयर फिनोमेना ये भी देखने को मिल रहा है कि सनसेट के बाद भी आपकी ओजोन की जो लेवल है काफी एलिवेटेड रहे, काफी ज्यादा रहे। अब सनलाइट जब नहीं होगी तो ओजोन की फॉर्मेशन होती नहीं है, बट स्टिल ये चीज देखने को मिली, तो काफी रेयर है ये चीज। इसके अलावा ओजोन के बारे में आपको ये याद रखना है कि एक कलरलेस गैस है जो कि हाईली इरिटेटिंग है। आइए अब जान लेते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में भी। देखिए, ये एक आपकी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1974 में बनी थी अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। इसको पावर दी गई है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के अंडर भी, एंड इवन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर भी इसे कुछ पावर गिवन है। इसका काम क्या है? ये क्वालिटी ऑफ एयर को इंप्रूव करने की कोशिश करता है, कंट्रोल करता है एयर पोल्यूशन को, और साथ के साथ वाटर पोल्यूशन को भी रोकने की कोशिश करता है। इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी कनाडा में हमें वाइल्ड फायर देखने को मिला है। देखिए, कोई नई बात नहीं है कनाडा में वाइल्ड फायर। नई बात यह है कि ये हमें ईस्टर्न साइड पे देखने को मिल रहा है, कि वेस्टर्न साइड पे तो ये काफी कॉमन है। वेस्टर्न साइड में क्या है कि यहां आपका कोल्ड करंट आता है। कोल्ड करंट आने की वजह से इस एरिया में ड्राई कंडीशन रहती है। अब जैसे ही हीट पड़ती है, या आपके एंथ्रोपोजेनिक रीजंस, जैसे मान लीजिए कोई कैंपिंग करने गया और कैंपिंग करने के बाद वहां पर बॉनफायर जलता हुआ छोड़ दिया, या किसी ने सिगरेट पी, उसके बड की वजह से आपको फॉरेस्ट फायर देखने को मिल जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर आपको ट्रीज जो देखने को मिलते हैं दैट आर एवरग्रीन कॉनिफर ट्रीज। अब ये जो एवरग्रीन ट्रीज हैं, इनमें रेजिन की क्वांटिटी जो है आपकी काफी ज्यादा मिलती है, जो कि बहुत जल्दी ही आग पकड़ लेता है। इसकी वजह से वेस्टर्न साइड पे तो ये क्वाइट कॉमन है, लेकिन अभी रिसेंटली हमें ईस्टर्न प्रोविंसेस में ये प्रॉब्लम देखने को मिली है, इन एरियाज लाइक नोवा स्कॉटिया, क्यूबेक, ऑन्टारियो, ऐसे एरियाज में। अब यहां प्रॉब्लम ये है कि यहां आपके कोल्ड एंड वार्म करंट आपस में आके मिलते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी आपकी काफ़ी ठीक ठाक रहती है, टेम्परेचर मॉडरेट रहता है और यहाँ पर आपको
एकेडेनियन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जो कि एक ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है जिसमें आपको शुगर मेपल्स जैसे ट्रीज देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ एक ट्रीज आपको एवरग्रीन कॉनिफॉरस भी देखने को मिलते हैं। बट अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि भाई यहाँ पर स्नोफॉल कम हुई है। अब क्योंकि मॉइस्चर था, हाई लैटिट्यूड है आपका, वैसे तो स्नोफॉल ठीक ठाक होनी चाहिए थी मॉइस्चर के कारण, बट क्योंकि अभी स्नोफॉल कम हुई है और अभी हीट वेव भी देखने को मिल रही है और बहुत लंबे समय तक ड्राई स्पेल पड़ा है आपका, इसकी वजह से यहां पर फॉरेस्ट फायर इंक्रीज हुआ है। अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है एरियाज लाइक न्यूयॉर्क, टोरंटो और ओटावा में। इसका वर्स्ट इंपैक्ट देखने को मिला आपको ब्रिटिश कोलंबिया में, जहां पर 30,000 से ज्यादा लोग इस एरिया को छोड़ के चले गए हैं। साथ के साथ ऑयल की और गैस की प्रोडक्शन यहां पर कम हो गई है। अब ऑयल की और गैस की प्रोडक्शन कम होने की वजह से कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन इंक्रीज होने के चांसेस है और साथ के साथ डिस्प्लेसमेंट की वजह से आपको यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है अदर प्रोविंसेस में भी। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कॉटन कल्टीवेशन के बारे में। देखिए, कॉटन एक आपकी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया की क्रॉप है। यहां पर आपको याद रखना है कि इसको टेम्परेचर चाहिए होता है 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज आपको चाहिए होते हैं यहाँ पे। रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर के बीच में इसके लिए काफ़ी है। अलुवियल सॉइल में भी आप इसे उगा सकते हैं जहाँ पर अच्छे खासा पानी हो, और साथ के साथ ब्लैक सॉइल में भी इसे अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। कॉटन प्रोडक्शन लेवल में इंडिया नंबर 1 पे आता है, इसके बाद चाइना, यूएसए। ऑल्दो ये नंबर्स चेंज होते रहते हैं हर साल, तो थोड़ा देख लेना, चाइना और इंडिया के बीच में काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन रहता है यहाँ पे। अगर बात की जाए इंडिया में, तो गुजरात जैसे एरिया में सबसे ज़्यादा आपकी कॉटन की प्रोडक्शन है, फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। अब यहाँ इस आर्टिकल में यह बताया जा रहा है कि भाई खारिफ सीजन में आपकी कॉटन की प्रोडक्शन लेवल कम हो सकता है। इसके पीछे 3 रीज़न बताए गए। पहला रीज़न ये बताया गया है कि पिछले साल जो कॉटन के दाम थे वो एकदम से बहुत ज़्यादा गिर गए। मतलब 10-11 हज़ार के हिसाब से बिकने वाला, टन के हिसाब से बिकने वाला कॉटन महज 6,000 टन के हिसाब से बिक रहा था। अब इसके मुकाबले में तूर और सोयाबीन के जो दाम हैं वो काफ़ी ठीक मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है किसान इसकी वजह से, यानी रिलेटिव प्राइसिंग की बात करें या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें, तो तूर और सोयाबीन में यहाँ पर लोगों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। तो इस वजह से ये हो सकता है कि कॉटन की कल्टीवेशन इस पर ही कम रहे। इसके अलावा ड्यूरेशन की भी बात की जाती है यहाँ पे। जैसे अगर आप सोयाबीन या ग्राउंडनट ऐसी क्रॉप्स उगाते हो तो ये 100 दिन के अंदर आपकी पक के तैयार हो जाती है, वेयर एज कॉटन को 200 दिन लगते हैं लगभग। अब यहाँ पर आप 2 बारी क्रॉप उगा सकते हैं, सोयाबीन और ग्राउंडनट की। तो इस वजह से यहाँ पर इनकम के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये भी कारण है जिसकी वजह से कॉटन का प्रोडक्शन लेवल यहाँ पर कम हो सकता है। तीसरा जो मेन रीज़न है, अभी रिसेंट टाइम में आपको देखने को मिल रहा है अलीनो की वजह से रेनफॉल कम होगी। ऐसी कई रिपोर्ट्स पब्लिश की गई हैं। अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी ये कहा था कि आपका जो रेनफॉल है या मानसून है वो नॉर्मल रहेगा, बट स्टिल ऐसा माना जा रहा है कि अभी एक साइक्लोन डेवलप हुआ है आपके केरला कोस्ट के आसपास, उसकी वजह से जो आपका रेनफॉल है, मानसून है, वो डिले हो सकता है। अब यहाँ अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, गुजरात की, आंध्र प्रदेश की, तो ये ड्राईलैंड फार्मिंग एरिया है। मतलब यहाँ पर जो आपकी रेनफॉल है 100 सेंटीमीटर या आप ये कह सकते हो 75 सेंटीमीटर के आसपास या इससे कम रहती है। खासकर जो विदर्भ वाला एरिया है, सौराष्ट्र वाला एरिया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। या आपके जो वेस्टर्न घाट के ईस्ट साइड में, यानी रेन शेडो एरिया में आता है आंध्र प्रदेश, वहाँ पर बारिश कम होती है। तो ये जो तूर है, अरहर है, या ग्राउंडनट है, या ऑयल सीड्स वगैरह हैं, इनको उगाने के लिए आपको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। ये ड्राईलैंड फार्मिंग के अंडर ही आते हैं। तो इस वजह से भी हो सकता है किसान इस बारी कॉटन की कल्टीवेशन ना करें। तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि कॉटन के बारे में आपको यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपसे ये पूछा गया था कि 200 डेज फ्रॉस्ट फ्री किसको चाहिए होते हैं, तो कॉटन को चाहिए होते हैं। तो ये याद रखना आप। बाकी क्यों ये एरिया श्रिंक करेगा, ये आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है। इस आर्टिकल में बात की गई कि पास्ट 1 साल में भारत के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा क्यों रही है। इसके बारे में एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की है आरबीआई ने। तो यहाँ आरबीआई कहता है कि इन्फ्लेशन हाई होने के पीछे कुछ रीजंस हैं। जैसे फूड और फ्यूल में इन्फ्लेशन इंक्रीज होने के कारण है रशिया यूक्रेन वॉर। देखिए, रशिया की बात की जाए तो यहाँ पर ये नेचुरल गैस प्रोवाइड करता है, ऑयल प्रोवाइड करता है, तो जिसकी सप्लाई थोड़ी कम हो गई है वेस्टर्न सैंक्शन की वजह से। तो यहाँ पर फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। अगर यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन ऑयल सीड्स भी प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा वीट की प्रोडक्शन के लिए भी ये एरिया काफ़ी नोन है। तो यहाँ पर इस वॉर के कारण नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा वर्ल्ड में फूड एंड फ्यूल की सप्लाई पे, जिसके कारण आपको फूड एंड फ्यूल में इन्फ्लेशन देखने को मिली। अब रिसेंटली हीट वेव की वजह से भी आपकी फूड की प्रोडक्शन लेवल कम होगी, तो सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। अब सप्लाई कम होगी तो इस वजह से भी प्रॉब्लम रहेगी आपके फूड की इन्फ्लेशन की। अब तीसरा पॉइंट ये है कि फर्टिलाइजर की कॉस्ट इंक्रीज हो चुकी है। अब फर्टिलाइजर की कॉस्ट क्यों इंक्रीज हुई है? क्योंकि ये जनरली आपके नेचुरल गैस से बनता है। अब नेचुरल गैस की कॉस्ट इंक्रीज हुई है तो फर्टिलाइजर की भी कॉस्ट इंक्रीज होगी। अब अगर फर्टिलाइजर की कॉस्ट इंक्रीज हुई है
तो आप ये कह सकते हैं कि फार्म की इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होगी, मतलब जो भी मैंने क्रॉप उगानी थी उसके लिए इनपुट अब ज़्यादा लगेगी, और इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन देखने को मिली है आपको फूड के अंदर। अगर रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो रशिया यूक्रेन वॉर और कोविड-19 की वजह से सप्लाई चेन आपकी डिसरप्टेड रही, इसके कारण आपकी रिटेल इन्फ्लेशन रही। साथ के साथ इंडिया की जो करेंसी है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर वो काफ़ी डेप्रिशिएट हुई। अब डेप्रिशिएट होने के पीछे कारण ये था कि रिसेंट टाइम में भारत का एक्सपोर्ट तो कम है बट इंपोर्ट उतना ही रहा, तो ये एक मेजर कारण बना जिसकी वजह से इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट हुई। अब देखिए, हमें तेल तो खरीदना ही है, अब तेल खरीदने के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है डॉलर में। अगर हम डॉलर में पेमेंट करेंगे तो डॉलर की डिमांड ज़्यादा रहेगी, अगर डॉलर की डिमांड ज़्यादा रहेगी तो इंडियन करेंसी उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इंडियन करेंसी की डिमांड ज़्यादा नहीं है तो इस वजह से डेप्रिशिएट करेगी, और डेप्रिशिएट होने की वजह से आप देखेंगे कि रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया में इंक्रीज होगा क्योंकि इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। इसके अलावा ग्लोबल कमोडिटी के प्राइस भी इंक्रीज हुए हैं कोविड-19 के बाद, जब से फैक्ट्रीज रीस्टार्ट हुई हैं, प्लस रशिया यूक्रेन वॉर का भी इसके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिला है। तो ये कुछ कारण बताए गए हैं इस बार की एनुअल रिपोर्ट में आरबीआई द्वारा कि लास्ट एक साल में आपकी इन्फ्लेशन ज़्यादा क्यों रही। इस आर्टिकल में इतना ही। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली केरला की KFON यानी कि केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के बारे में। देखिए, केरला ने इंटरनेट एज अ सर्विस स्कीम स्टार्ट की है, जहां पर ये पहली स्टेट बन गई है इंटरनेट को एज अ बेसिक राइट प्रोवाइड करने के लिए। अब यहाँ पर यह कहा जाता है कि हर गवर्नमेंट ऑफिस और हाउस होल्ड को हाई स्पीड इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए, ये उनका बेसिक राइट है। तो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करने वाली ये पहली स्टेट है। तो आपको पता होना चाहिए, जहाँ भी आपको डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ पॉइंट। इसके अलावा यूपीएससी शायद ही इसके बारे में प्रीलिम्स में आपसे कुछ पूछे। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MSPs इंक्रीज कर दिया आपके खारिफ क्रॉप्स के लिए। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए खारिफ क्रॉप्स होती क्या है। देखिए, खारिफ क्रॉप वो है जो आपकी बरसातों के मौसम में उगाई जाती है, यानी कि जून में इसे बोया जाता है और इसे हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर के आसपास। अब इसमें आपकी मेजर जो क्रॉप्स आती है जैसे राइस आ गई, मेज आ गया, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, कॉटन, जूट, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सभी क्रॉप्स आ जाती हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने इन सभी के लिए अभी MSPs को रिवाइज किया है। तो यहाँ पर हमें यह भी समझना होगा कि MSPs होते क्या है। मान लीजिए एक क्रॉप है, जैसे राइस की मान लेते हैं, या पैडी, आप राइस जो भी बोलना चाहें इसे। अब राइस की बम्पर प्रोडक्शन होगी, बहुत ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन होगी, तो उस केस में तो राइस की सप्लाई जो है ज़्यादा हो गई और डिमांड उतनी ही रही, तो राइस के प्राइस तो फॉल कर जाएंगे। तो गवर्नमेंट यहाँ पर ये कहते हैं कि ठीक है, आप घबराइए मत, अगर आपकी कोई क्रॉप नहीं खरीदेगा तो मिनिमम इतने रुपए पे हम खरीद लेंगे, अगर आपको इससे ज़्यादा कहीं मिल रहे हो तो आप वहाँ पर बेच सकते हैं। अब इसे रेकमेंड कौन करता है? इसे रेकमेंड करता है आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो कि एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। इसे डिक्लेयर किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। इसके बारे में यूपीएससी ने पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप याद रखना। अभी रिसेंटली MSPs किस किस के इंक्रीज किए गए हैं? आपके पैडी और मेजर जो आपके पल्सेस हैं जैसे मूंग, तूर एंड अरहर के। अब MSPs को कैलकुलेट करते हुए आप एक चीज याद रखना है, यहां पर यह ध्यान में रखा जाता है कि इनपुट कॉस्ट कैसे फार्मर की इंक्रीज हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली इसका भी दाम इंक्रीज होता है। तो यहां पर ऑल्दो फार्मर डिमांड कर रहे हैं कि और ज़्यादा MSPs को आप इंक्रीज कीजिए, जितना आपने किया है वो पर्याप्त नहीं है। तो इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे वीर सावरकर के बारे में। अभी रिसेंटली DU ने अपने सिलेबस में वीर सावरकर को भी इंक्लूड किया है, तो इनके बारे में हमें जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है। वीर सावरकर जी का जन्म 28 मई 1883 में हुआ था नासिक, महाराष्ट्र में। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी 1904 में, दैट इज अभिनव भारत। भारत मेला भी इन्हीं की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने अपने ब्रदर गणेश सावरकर के साथ मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी। ये एक तरह की सीक्रेट सोसाइटी थी जो कि भारत के अंदर रेवोल्यूशन लाना चाहती थी। इसके अलावा ये यूके की दो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, दैट इज इंडियन हाउस जो कि श्यामाजी कृष्ण वर्मा जी ने एस्टैब्लिश की थी, और दूसरी आपकी फ्री इंडिया सोसाइटी। ये दोनों ही यूके बेस्ड रही हैं। साथ के साथ आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट रहे थे 1937 से लेकर 42 तक। इनके दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और दूसरी किताब है हिंदुत्व, हु इज हिंदू। ये भी इन्हीं की इंपॉर्टेंट किताब है। इन्हें अरेस्ट किया गया था एक बार 1909 में, क्योंकि इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था कि ये आर्म रिवोल्ट की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के अगेंस्ट, जो 1909 में आए थे। 1910 में एक बार फिर से इन्हें अरेस्ट किया जाता है। इस बार इनके ऊपर इल्जाम लगता है कि इन्होंने लोगों को उकसाया है नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए, जिसके बाद इन्हें 50 साल की सजा होती है। इन्हें काला पानी भेजा जाता है,
जो कि अंडमान एंड निकोबार में आज सेलुलर जेल के नाम से जानी जाती है। इनकी डेथ 1966 में 26 फरवरी को हुई थी, जब इन्होंने अपने आप से फास्ट करके अपने प्राणों को त्यागा था। तो इनके बारे में इतना ही जानना था। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स करंट अफेयर के डाउनलोड करने हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल यानी यूपीएससी मंच को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।